Hello guys, welcome to Avyana ACE Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. तो गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने HRM को कंप्लीट किया था, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोगों ने इंक्लूड करे थे। बट आज के क्लास में पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ। एंड जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर करें ताकि इससे मिलने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका जरा आंसर बताइए क्या आंसर रहने वाला है। देखिए, दैट इज डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड ऑफ आउटकम प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्पेसिफिक जॉब फंक्शन और एक्टिविटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जी बताइए क्या कहता है कि इट डिफाइंड द रिकॉर्ड ऑफ आउटकम प्रोड्यूस, मतलब जो आपका आउटकम निकल रहा है ऑन अ स्पेसिफिक जॉब फंक्शन, जो भी आपने कोई स्पेसिफिक जॉब फंक्शन किया है या कोई एक्टिविटी करी है ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आपने कोई काम किया, उस काम का जो रिजल्ट निकला उसको हम क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस, वर्क फंक्शन, इवेल्यूशन और नन ऑफ द अबव। देखो इवेल्यूशन तो आएगा नहीं, ठीक है, वर्क फंक्शन भी नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन तो उसने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा आंसर? आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस का मतलब ही यही होता है कि आफ्टर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में आपने क्या क्या जॉब टास्क अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करी हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? परफॉर्मेंस बोलते हैं। परफॉर्मेंस को हम अप्रेजल करते हैं, उसको इवेल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी अप टू द मार्क थी या नहीं थी। तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा? परफॉर्मेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Dash is the personnel activity by means of which the enterprise determine the extent to which the employee is performing the job effectively. देखो जॉब इवैल्यूएशन तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन में उसकी रिलेटेड वर्थ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब बचा आपका वर्क इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो इसमें आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आएगा क्योंकि पर्सनल एक्टिविटीज, और उसमें ये भी कह रहा है कि वहां पर ये देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो जॉब इफेक्टिवली। तो यहाँ पर आपका जो काम आएगा वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेसिकली कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हम करते हैं उससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि पहले आपके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, दोनों को कंपेयर किया जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि भाई आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, अप टू द स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो ये चीज़ आपकी केस में आ जाएगी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका, ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर बताइए। इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा क्योंकि खाली टीचिंग का ही काम नहीं रहता है आपका, टीचिंग के साथ साथ आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती है और आपको रिसर्च भी प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग? सर्विसेज कौन से दे रहे हैं? लेक्चर्स को डिलीवर करना, असाइनमेंट्स वगैरह चेक करना और आपका इवेल्यूएशन करना, मार्क्स कंपाइल करना, पीपीटीज और ऑल दैट, जो भी आपका एक टीचर का काम रहता है वो सारा आपका काम रहता है। डाउट्स वगैरह सॉल्व करना, ये सारा आपका काम रहता है। रिसर्च में भी आपका काम रहेगा कि आप किस तरीके की रिसर्च करते हैं, बिकॉज बिफोर द डिलीवरिंग द लेक्चर यू हैव टू रिसर्च द एंटायर टॉपिक। तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। तो इसमें आपका आंसर जो आएगा ऑल ऑफ द अबव आएगा। खाली आप जो है ये नहीं कह सकते कि कॉलेज का जो प्रोफेसर है वो खाली टीचिंग के लिए रहेंगे, तो आप ए पे क्लिक नहीं कर सकते, उसमें आपका तीनों आएगा क्योंकि वैसे भी ए और सी तो आपका आना ही आना है। तो इसलिए इसमें आंसर जो है वो आपका डी आएगा। चलिए क्योंकि उसमें आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है और आप जो है परफॉर्मेंस किस तरीके की दे रहे हैं। तो उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर जो बता दिया जाता है।
ठीक है, जिसमें आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का, पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसमें क्या क्या आपका जो कंक्लूजन क्या है, आपके लिए सजेशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें लगा दी जाती हैं। ठीक है, फोर्स चॉइस नहीं है, ग्राफिक रेटिंग भी नहीं है आपका, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। चलिए, देखो ऐसे तो नहीं है, क्योंकि उसमें छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है। इसमें यहाँ पर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में आपका क्या रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल के आपके ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाएंगे। मतलब उसमें आपका जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, फिर उसके बाद ग्रुप लेवल के ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, और उसके बाद आपका जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भाई जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। तो इस पीटर एफ ड्रकर, ड्रकर DRUCKER। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, इसमें जो है क्या बताता है, इसमें आपका ग्राफिक रेटिंग स्किल से रिलेटेड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये तो नहीं है, फोर्स चॉइस भी नहीं है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्रिटिकल इंसिडेंट्स में आपका क्या रहता है कि लिस्ट बनाता है कि आपका किस तरीके से जो है वो इफेक्टिव बिहेवियर कैसा है, और उसमें एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से क्रिटिक इंसिडेंट्स में आपने किस तरीके से उसको बिहेव किया। ठीक है, आपको कुछ इंसिडेंट्स आपको दिए जाएंगे, उसमें आपका बिहेवियर जज किया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट्स टेक्निक। ठीक है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिए जाएंगे, उसमें इंसिडेंट्स में आपको जो है वो परफॉर्म करना है, फिर आपका बिहेवियर देखा जाएगा कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। उसको रेटिंग रेटिंग दे दी जाती है। उसमें बिहेवियर को आपको क्या करते हैं, बेसिकली आपका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर लिंकर रेटिंग स्केल, आपका बिहेवियर जो चेक किया जाएगा, और उसमें जो वो देखा जाएगा कि भाई आपका बिहेवियर रेटिंग स्केल था ना आपका, उस रेटिंग स्केल पे आपका जो बिहेवियर है वो देखा जाएगा। हाँ, वो स्लाइटली गुड, परफॉर्म, मतलब जो एक्सीलेंट, और एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, वो सारा जो है वो आपका इसमें आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। नेक्स्ट। ये होगा कैसे? नहीं, ये होना चाहिए। सबॉर्डिनेट तो देखो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि सबॉर्डिनेट के बीच में हम जो वो कंपैरिजन करते हैं। हाँ, तो इसलिए इसमें जो वो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। चलिए, इसका बताइए। इज कॉल्ड 360 डिग्री अप्रेजल। 360 में किस किस से लेते हैं हम? एक तो आपका जो सुपीरियर होता है वो, आपका जो सबॉर्डिनेट होता है वो, पीयर ग्रुप, और आपका कस्टमर। ठीक है, इन चार लोगों से हम जो वो आपका फीडबैक लेते हैं। तब इसमें हो सकता है कि भाई एक पर्सन आपका नेगेटिव फीडबैक दे, लेकिन चारों पर्सन नेगेटिव फीडबैक दे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो वो आप इस तरीके की जो असेसमेंट आप करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि भाई मल्टीपल लेवल हो गए ना आपके अलग अलग उस पे पर्सन पे, मतलब एक आपका सुपीरियर पर्सन हो गया, अब एक आपका सिमिलर लेवल हो गया, एक आपका लोअर लेवल हो गया, एक आपसे अबव लेवल, एक आपसे लोअर लेवल, एक आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो इसमें आप मल्टी लेवल आपका हो गया, मल्टी इनपुट अप्रोच आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 360 डिग्री अप्रेजल आ जाएगा। इसमें बताइए। रिवॉर्ड कैसे? अगर मैं इंसेंटिव्स की बात करूँ तो, क्योंकि रिवॉर्ड तो आपके इंसेंटिव्स में भी आते हैं ना, रिवॉर्ड तो आपके इंसेंटिव्स में भी आते हैं। अगर हम कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, परफॉर्मेंस को अगर आपको उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो तो आपका इंसेंटिव में भी कवर हो जाएगा।
तो इसलिए इसका जो है सी से ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन है वो आपका ए रहेगा। दैट इज़ अ प्लान और प्रोग्राम टू मोटिवेट इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस, क्योंकि इंसेंटिव से हम जो है वो ग्रुप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसेंटिव में ऑलरेडी आपका जो है वो रिवॉर्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द न्यू यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स और कैसे कैसे हम अपने बिजनेस में इसको यूज़ करते हैं, तो वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस यूनिट में इसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स और जो मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं उनका क्या है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। टॉपिक दोनों सेम है, नाम अलग अलग हैं। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम है, क्योंकि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उसमें यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनके में जो पार्ट है वो कौन सा है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन, स्कोप और इम्पोर्टेंस इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, देखिए, कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है। कभी कभी हम वर्ड सुनते हैं ना, इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है इकोनॉमी? जो इकोनॉमी बेसिकली क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है। ठीक है, जहां पर आपके रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं अपने नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, और उससे फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जो एडम स्मिथ ने स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, वो एक वर्ड से किया था, ऑइकोनोमिया। ऑइकोनोमिया का मतलब होता है टू स्टडी द मैनकाइंड। ठीक है, टू स्टडी द हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब यहाँ पर जो ये जो वर्ड यूज किया था, इकोनॉमिक्स वर्ड जो यूज किया गया था, ये हाउस होल्ड थिंग्स के डिसीजन लेने के लिए किया गया था, कि आप लिमिटेड चीजें होती हैं आपके, और उन लिमिटेड चीजों को यूज करके आप हाउस होल्ड के डिसीजन किस तरीके से ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे इसका स्कोप बढ़ा, इसका नेचर बढ़ा, तो वैसे वैसे हम जो वो उन डिसीजंस को हम अपने बिजनेस में भी लेने लग गए, और आगे भी जो रियल लाइफ है उसमें भी हम अपने डिसीजन ले लगे। पहले इसको बहुत एक छोटे कॉन्सेप्ट में देखा जाता था, कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। जैसे हमारे पास 24 आवर्स है, हम 24 आवर्स को कैसे यूज करेंगे? तो टाइम क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं उसको, कोई भी रिसोर्सेज है मेरे पास, पैसा है, उसको मैं किस तरीके से यूज करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी है उसको मैं किस तरीके से यूज करूंगा। तो यहां पर इन्हीं सब चीजों की जो स्टडी है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, जो स्टडी करेगी किस चीज की, इकोनॉमी की, कि एक इकोनॉमी किस तरीके से मूव कर रही है और कैसे उसमें ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके से वहां पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पर हमारे रिसोर्सेज होते हैं। क्या होंगे, हमारे रिसोर्सेज रहेंगे, रिसोर्सेज के साथ साथ हमारी वांट रहेंगी, और वांट को हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। जबकि हमें यह पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में, स्कार्स है हमारे रिसोर्सेज, और वांट क्या है हमारी, अनलिमिटेड है। एंड रिसोर्सेज है मल्टीपल यूजेस, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके मल्टीपल यूज है। लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पज। ठीक है, आप इसको जो वो मल्टीपल पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कहां पर हम डिसाइड कर सकें। अगर देखो आपके साथ ऐसा नहीं होता कि भाई रिसोर्सेज आपके लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होते, तो हमें डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जब चाहे जैसे मर्जी आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन हमारे पास ऐसी सिचुएशन अवेलेबल है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और हमारे जो वांट है वो अनलिमिटेड है। तो इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी को यूज करके हम अपनी वांट्स को फुलफिल करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द वांट। You have to make choice or you have to take decision according to the availability of the resources। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने आपको क्या दिए, 1000 रुपीज दिए, और बोला कि जा बेटा ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, अब मम्मी ने तो 1000 रुपए दे दिए, आपके दिमाग में कई सारे ऑल्टरनेट आने लग गए। ठीक है, ऑल्टरनेट क्या आने लगे, आपने सोचा कि यार मतलब जो है मेरे को आने जाने के लिए पैसे चाहिए,
मेरे को शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, मेरी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है उसको गिफ्ट देना है, और ये चीज़ें हैं। ठीक है, आपको कई सारे मतलब खर्चे नज़र आने लग गए। पैसा आता नहीं है, उससे पहले खर्चे जाने के रास्ते हमारे पहले से ही तैयार हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं मम्मी ने क्या दिया, 1,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये में क्या क्या करूं मैं। ठीक है, 1,000 रुपये में तो सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी बनाएंगे कि मेरा सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है। तो उसमें मैं जो है वो उसको रैंक करूंगा और ये डिसाइड करूंगा कि इन 1,000 रुपये में मैं किस तरीके से कौन कौन सी चीजें पूरी कर सकता हूं। अब मान लो आपकी मम्मी ने 1,000 रुपये दिए और मेरी मम्मी ने 1,000 रुपये दिए। अब आप जैसा डिसीजन लोगे, जरूरी तो नहीं है कि मैं भी वैसा ही डिसीजन लूंगा। अब मान लो आपको जो है अपना मेकअप का सामान खरीदना, मुझे मेकअप का सामान थोड़ी खरीदना है। तो अब मैं अपने हिसाब से चॉइस करूंगा, आप अपने हिसाब से चॉइस करोगे। तो हर एक पर्सन, हर एक इकोनॉमी अपने तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करती है और उनको डिसीजन लेती है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उन रिसोर्सेज को यूज करके वो अपनी नीड एंड वांट को कैसे सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करती है। अब मान लो आपके पास भी वही टाइम है और मेरे पास भी वही टाइम है, मैं अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करता हूं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बिजनेसमैन कैसे यूज करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये एक इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इकोनॉमी की अगर प्रॉब्लम की बात करूं तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है, क्या प्रोड्यूस करे, सिलेक्शन ऑफ द गुड्स, मतलब व्हाट काइंड ऑफ गुड्स यू नीड टू प्रोड्यूस, मतलब ठीक है। तो वहां पर आपके जो गुड्स हैं वो किस तरीके से आपको कौन कौन से गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, मतलब कि किस सामान की आपको ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आपको जो है इंडस्ट्रियल गुड्स ज्यादा चाहिए, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा चाहिए, या आपको ड्यूरेबल गुड्स चाहिए, या आपको नॉन ड्यूरेबल गुड्स चाहिए। तो डेट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। एक कंट्री में अगर आपका वॉर आ गया है तो आपको इमरजेंसी गुड्स जो सबसे पहले चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो डिपेंड करता है एक इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो एक कंट्री है, उनके यहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उनके यहाँ मिसाइल वगैरह इन सब चीजों की भी, गन वगैरह, यूक्रेन यूक्रेन वगैरह में अभी हुआ था, तो वहां पर इन चीजों की भी ज्यादा जरूरत आपको थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत थी लोगों की सेफ्टी, मतलब जो वहां पर जो पीपल वहां पे सिटीजन जो रह रहे हैं उनकी सेफ्टी भी हमारी उतनी ही ज्यादा जरूरी थी। चलिए इसको हमने यूज कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है, हाँ, मतलब आपका जो रिसोर्सेज रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मतलब आप लेबर को यूज करोगे या कैपिटल को यूज करोगे। अगर आपके पास लेबर अबंडेंट क्वांटिटी में है, मतलब आपकी अवेलेबल है, ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आप लेबर को यूज करोगे क्योंकि वहां पे आपको पॉपुलेशन को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। अगर आपके पास पॉपुलेशन कम है, आपकी लेबर यहाँ कम है आपके यहाँ, लेकिन पैसा आपके यहाँ है, तो आप जो वो कैपिटल इंटेंसिव रहोगे। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके से चीजों को यूज करोगे। इसके साथ साथ मतलब आपका जो नेक्स्ट आता है दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हुम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसके लिए प्रोड्यूस करा जाए, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, और हमें यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी में कई तरीके के लोग रहते हैं। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। ठीक है, कुछ लोग के पास इतना पैसा होता है उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास कितना पैसा है। ठीक है, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं होता, मतलब देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो वो जो चीज है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हम किसके लिए बनाएं। अगर देखो यहाँ पर तीन तरीके के सिस्टम रहते हैं हमारे, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पर प्राइवेट ओनर्स डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्योंकि उनमें उनका जो मोटिव है वो क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। उनका सोशल वेलफेयर उनका मोटिव नहीं है, तो इसलिए वो उनके लिए सामान बनाएंगे जो रिच होंगे, जो उनको अफोर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहां पर रहता है आपका जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पर आप सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचोगे, जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वहां पर जो उनका काम है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, वहां पर उनका काम क्या है, सोशल वेलफेयर, एंड एवरीवन इज इक्वल फॉर द गवर्नमेंट। मतलब वहां पर रिच और पुअर जो है वो कोई आपके लिए मायने नहीं रखता है, वहां पर गवर्नमेंट जो है सबको इक्वल ट्रीट कर रही है। ठीक है, उसके बाद आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों सिस्टम का मिक्सचर है। वहां पर आपका क्या रहेगा कि कुछ सेक्टर्स आपके प्राइवेट रहेंगे, कुछ सेक्टर आपके गवर्नमेंट रहेंगे, मतलब पब्लिक रहेंगे। तो वहां पर जो कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट डिसीजन लेंगे, कुछ सेक्टर में आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसे कुछ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे रेलवे है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है, ये सेक्टर्स आपके किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। कुछ हमारे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं
और प्राइवेट स्कूल्स वगैरह यहाँ पर जो वो प्राइवेट ओनर्स डिसाइड करते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, एफएमसीजी में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो हमारा डिसाइड करती है कि भाई कैसे हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इन चीजों को स्टडी करना हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हर इकोनॉमी अलग अलग होती है हमारी, जैसे बोलते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करा जाता है। अब जैसे आप वेस्टर्न इकोनॉमीज मतलब अलग अलग, जैसे यूएसए की इकोनॉमी को आप स्टडी करो तो वहां का ट्रेंड पैटर्न सब अलग होता है, वहां पे रिसोर्सेज अलग है, उनका यूज करने का तरीका अलग है, तो वहां पे रिसोर्सेज सिलेक्शन कैसे किए जाते हैं, वहां पे चॉइसेस किस तरीके से करी जाते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब हमारे जो नॉर्मल लाइफ में जो हम डिसीजन लेते हैं, अपने बिजनेस की लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं, अपनी इकोनॉमी की लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसकी जो स्टडी जो हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। हम कभी ये नहीं पढ़ते कि इकोनॉमिक्स ग्रो कर रही है 15% या इकोनॉमिक्स की जो ग्रोथ है वो 12% है, 2% है, 6% है। हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी का मतलब एक सिस्टम, मतलब अगर हमारे रिसोर्सेज को हम सही तरीके से यूज करेंगे, सही तरीके से उसमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, पैसा हमारे पास आएगा तो इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। अगर हमारी इकोनॉमी में मारधाड़ चढ़ती रहेगी, लोग पैसा निकाल निकाल के ले जाएंगे यहाँ से, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में आप ले गए और यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई सर्विसेज आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहे, लोगों का कोई सिस्टम नहीं है पैसे को यूज करने का, तो वहां पर इकोनॉमी आपकी क्या हो जाती है, डाउनफॉल हो जाती है। हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं लगा रहा, इनकम जनरेट नहीं हो रही है, इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डाउनफॉल में चली जाएगी। जैसे जब से कोरोना आया हमारा मार्केट में, तब से हमने सुना कि भाई इकोनॉमी हमारी डाउनफॉल हो गई, इकोनॉमिक्स डाउनफॉल नहीं हुई है, इकोनॉमी हमारी जो वो डाउनफॉल हुई। अब ये कैसे हुई, इस चीज को कौन स्टडी करेगा, इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा। ठीक है, तो यहां पर इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल और सोशल एक्शन विच इज द मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट और विद द यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स टू वेलबींग। मतलब आपके पास कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल हैं और उनको यूज करके आप अपने किस तरीके से अपने नीड एंड वांट को फुलफिल करते हो, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही है कि आप, इट इज द स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय द ह्यूमन बीइंग। मतलब एक ह्यूमन बीइंग और एक सोसाइटी किस तरीके से डिसीजन ले रही है अपने चॉइसेस इस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, हाउ इंडिविजुअल और सोसाइटी आर टेकिंग डिसीजन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज टू मेक द नीड एंड वांट फुलफिलमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमी इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड द स्क्वायर मीन्स टू हैव द ऑल्टरनेट यूज। देखो एंड्स का मतलब है रिसोर्सेज, ठीक है, और रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, स्केयर्स हैं। मतलब हमारे रिसोर्स जो हैं वो स्केयर रिसोर्सेज हैं और उसके साथ साथ हमारा उनका ऑल्टरनेट यूज है। ऑल्टरनेट यूज का मतलब क्या है, मल्टीपल यूजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप मिल्क है, मिल्क के हमारे मल्टीपल यूज होते हैं, मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, हम टी बना सकते हैं, और हम जो वो मल्टीपल यूज कर सकते हैं, पनीर वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, और तो इनके हम मल्टीपल यूज हम कर सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है भाई कितना मिल्क लें और उसको किस किस तरीके से यूज करें। आपकी मम्मी जैसे मिल्क लेकर आती है तो आप, मतलब मम्मी डिसाइड करती है ना कि भाई इतना जो है वो, एक काम करो इसमें से इतना जो है वो चाय बना लो और इतने के दही दही जमा लेना, इतने का ये काम कर लेना, इतने का ये काम कर लेना। तो हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब जो वो हमारे, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या करती है, स्टडी करती है हाउ द कंज्यूमर विद द गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। तो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है कि हमारा एक इंडिविजुअल है, एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास एक लिमिटेड इनकम है, ठीक है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, मतलब प्राइस और इनकम है आपके, उसको यूज करके वो अपनी कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है। इनकम तो उसकी लिमिटेड है और प्राइस भी आपके फिक्स है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इस लिमिटेड इनकम में मैं कहां कहां पर यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से मेरी चीजें हैं, क्योंकि यहां पर हमारी क्या है, जो अनलिमिटेड एंड्स है, एंड्स का मतलब क्या है, हमारे वांट्स। ठीक है, और रिसोर्सेज क्या है, हमारे स्केयर्स है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड विच वन इज सेटिस्फाइड अदर वांट क्रॉप अप, एंड इफ द मैन वांट वन लिमिटेड देन देयर वुड बी नो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। अगर आपकी वांट ही लिमिटेड होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, या हमारे रिसोर्सेज जो वो अनलिमिटेड होते तो हमारी कोई दिक्कत नहीं होती। आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं। अब सोचो आपके पास अंधा पैसा हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप पैसा उठाओ और अपना यूज करो।
तो वहां पर तो सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना। अब जैसे कपड़े हैं, चाहे कपड़े जितने मर्जी हो, लेकिन फिर भी हमें सोचने पड़ते हैं कि भाई कहाँ पर क्या चीज मतलब जो वो यूज करें। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब क्या होता है कि भाई मतलब जो है उसमें हमारी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और उनको जो पूरे करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, मतलब स्कैर रिसोर्सेज होते हैं। और उसमें भी आपके जो यूज हैं उनके क्या होते हैं, ऑल्टरनेट यूज होते हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि भाई इन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज करें और कहां पर कौन से रिसोर्सेज को इंप्यूट करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर क्या है हमारा, दो वर्ड है, एक है बिजनेस और एक है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अभी मैंने आपको बताया है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि अपनी स्टडी ऑफ मैनकाइंड के मैन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरीके से डिसीजन लेता है और कैसे वो अपने नीड एंड वांट को फुलफिल करता है। लेकिन अगर यही डिसीजन मैं बिजनेस के लिए लूं कि बिजनेस मेरा किस तरीके से ग्रो कर रहा है और बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे किस किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ठीक है, मेरे पास बिजनेस में भी सेम यही चीज है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं, वांट्स मेरी अनलिमिटेड हैं, और उसको यूज करके मुझे क्या करना है, डिसीजन लेने और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। मेरा बिजनेस का अपना ऑब्जेक्टिव है, उस बिजनेस को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके नीड एंड वांट को मैं फुलफिल करूंगा। तो वही चीज मैं क्या बोल देता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, या हम ये कह सकते हैं इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इनटू द बिजनेस। मतलब जो इकोनॉमी के या इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको जब हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर देते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इनटू द बिजनेस, मतलब आप जब आप इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए यूज करने लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। या हम ये कह सकते हैं ये हमारी इकोनॉमिक्स है, ये हमारी बिजनेस प्रॉब्लम है, इन दोनों के बीच में जो गैप फुलफिल करेगा वो कौन करेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये गैप मेंटेन करता है, गैप फुलफिल करता है किसके बीच में, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल और बिजनेस प्रॉब्लम के बीच में। ठीक है, हमारी बिजनेस प्रॉब्लम है, उस बिजनेस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, बाय द यूज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। हमारे जितने भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज करके मैं अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। मान लो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, मुझे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है, तो मेरे उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कहाँ पे मुझे कौन सी प्रोडक्शन कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, मेरे गुड्स की डिमांड है या नहीं है, डिमांड को फोरकास्ट करना, मतलब ये देखना फ्यूचर में मेरी डिमांड रहेगी नहीं रहेगी, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मुझे प्राइस क्या डिटरमाइन करना है। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट में यूज़ करूंगा। इन्वेंट्री मेरी कितनी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन विच हेल्प द बिजनेस मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, यही बताया मैंने आपको कि बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स को आप यूज करो अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, दैट इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिमिलरली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप इकोनॉमिक्स को डील करो, इकोनॉमिक्स को आप यूज करो और देखो कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स थ्योरी इनटू द बिजनेस मैनेजमेंट टू टेक द एप्रोप्रिएट डिसीजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है कि भाई आप जो इकोनॉमिक्स थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप यूज करो किस चीज में, बिजनेस मैनेजमेंट में या बिजनेस मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में। तो आप उसको क्या बोल दोगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल दोगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर कुछ डेफिनेशंस हैं जिन लोगों ने इसके बारे में बताया है। क्या बताया, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। इसका मतलब भी सेम वही है कि इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि भाई हमारा जो इंटीग्रेट करता है मतलब दोनों को समअप करता है, किस किस चीज को, इकोनॉमिक थ्योरी को और बिजनेस प्रैक्टिसेस को, ताकि एक मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके और फ्यूचर को इंपैक्ट कर सके और देख सके कि भाई अपने बिजनेस को सॉर्ट आउट करने के लिए हम किस तरीके से अपने डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हेनरी हेन ने बताया है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक अप्लाइड। इकोनॉमिक अप्लाइड का मतलब क्या है,
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द डिसीजन मेकिंग, मतलब बिजनेस के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें। इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। मतलब ये एक गैप मेंटेन करता है, गैप को फुलफिल करता है किस चीज के बीच में, आपकी जो बिजनेस प्रॉब्लम है और आपकी जो मैनेजरियल आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको फुलफिल करने के आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी एंड टूल्स ऑफ द एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, एग्जामिन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव मोस्ट इफेक्टिवली। सेम यही चीज बताई है इन्होंने भी। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने सिर्फ यही चीज बताई है कि भाई आप इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट देखो, उनको आप अपने बिजनेस में यूज करो, उसको हम क्या बोल देंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। दो वर्ड हैं अलग अलग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। अपने बिजनेस के जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आएगी, देखो नॉर्मल डे टू डे लाइफ आएगी उसमें प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिक को यूज करो, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को यूज करो, जैसे डिमांड को यूज करो आप, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को यूज करो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यूज करो, और बहुत सारे हमारे जैसे बजट लाइन है, प्राइस लाइन है, बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये क्या बताता है बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक टू द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्मुलेटिंग रैशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब अपने बिजनेस में हमारे बहुत सारे रैशनल डिसीजन होते हैं, उन रैशनल डिसीजन, रैशनल मतलब यहां पे रैशनल का क्या मतलब है? रैशनल का मतलब है कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। ये डिसीजन मतलब इतनी जल्दी नहीं लिए जाते और ना ही इतनी जल्दी सोच समझ के चेंज किए जाते हैं, मतलब ओवरनाइट नहीं लिए जाते हैं, ना ही ओवरनाइट चेंज होते हैं। आपका एक गलत डिसीजन पूरी कंपनी को डुबा सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज है बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, ये जो वो डील करता है। नेचर की बात करते हैं। अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर की बात करूं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कौन सी इकोनॉमिक्स से डील करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है, क्यों? एक बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोडक्ट है उसका, किस तरीके से कितनी डिमांड कर रहा है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए उसको, कितना फिनिश गुड है, कैसे वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, क्या उसकी कॉस्ट आ रही है। तो यहां पर हम एक इंडिविजुअल बिजनेस की बात करेंगे, इंडिविजुअल फर्म की बात करें, और जहां पर इंडिविजुअल वर्ड आ जाता है वहां पर इसका मतलब क्या हो जाता है, माइक्रो। अगर एग्रीगेट वर्ड आ जाता है, जहां पर एग्रीगेट अगर वर्ड आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो मैक्रो में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब क्या है, यहां पे कुछ नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ थ्योरी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हमें यूज करना है और उसको यूज करके अपने बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है क्या है, नॉर्मेटिव है। मतलब कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ थ्योरी है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें यूज करना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस। साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस कब होता है, एक तो सिस्टमेटिक चीजें होती हैं और दूसरा कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करता है। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करेगा। यहां पर कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि एक चीज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका दूसरी चीज पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो उस चीज का यहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि भाई एक चीज में अगर हमने डिसीजन लिया तो उसका दूसरे उस पर जो है वो हमारा यूज पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आप जैसे मान लो कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे होते हैं, जैसे हमारा इनकम चेंज हो रही है तो इनकम से हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है उस पर चेंज होने वाला है, प्राइस चेंज हो गया तो प्राइस की वजह से भी हमारा जो वो इन चीजों पे फर्क पड़ने वाला है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसिडर एज एन आर्ट? आर्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये पर्सन टू पर्सन आपका डिपेंड करता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि हाउ यू आर टेकिंग डिसीजन। क्या amazon और फ्लिपकार्ट एक जैसे डिसीजन लेते हैं? नहीं, amazon की अपनी स्ट्रेटेजी है, फ्लिपकार्ट की अपनी स्ट्रेटेजी है। पेप्सी और कोक एक जैसे डिसीजन लेते हैं? नहीं, क्योंकि पेप्सी जो वो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करती है और कोक जो वो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। इट इज रियलिस्टिक इन नेचर। रियलिस्टिक इन नेचर का मतलब क्या है? मतलब ये आपको डिसीजन जो लेना है वो प्रैक्टिकल लाइफ का लेना है, आपको इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है
कि भाई आपने ऐसा किया था या ऐसा होता तो आप ऐसा करते, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है। किसको यूज करके? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको जो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है उनको आपको सॉर्ट आउट करना है। मतलब आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, अगर मैं इसका प्राइस बढ़ाता हूं तो मेरी कितनी डिमांड बढ़ेगी, अगर इसकी डिमांड बढ़ रही है तो मुझे कितना प्राइस रखना है। तो ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं। ठीक है, अब मान लो आप भी कोई प्रोडक्ट, कल को मान लो कोई प्रोडक्ट बनाने लग जाओ, तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि भैया मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है और मैं कितना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूं और कौन सी मार्केट में लॉन्च करूं, मेरा प्राइस क्या होना चाहिए, मेरा कॉम्पिटिटर कितना है, ठीक है, डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की। तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी। इट इंक्लूड मैक्रो एनालिसिस ऑल्सो। इसका क्या मतलब है? हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी, मतलब आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते जाओ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सबको आप एग्रीगेट कर दो तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल मतलब जैसे ओवरऑल इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बिजनेस पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। पूरी इकोनॉमी में ही डाउनफॉल हो गया, अगर हमें ये बोलो कि पूरी इकोनॉमी में ही डाउनफॉल हो गया या पूरी इकोनॉमी में ही इन्फ्लेशन आ गया, तो आपके बिजनेस पे तो ऑब्वियस ही बात है कि इंपैक्ट आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप बिजनेस के डिसीजन लोगे तो आपको मैक्रो एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा। जीडीपी का लेवल क्या चल रहा है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है हमारा, ठीक है, जीएसटी और ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस पे, डिमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस पे। ठीक है, तो नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई थ्योरी आती है तो इसका कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। ह्यूमन की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो रही, तो उसका हमारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब जब भी आप मैक्रो लेवल की स्टडी करोगे तो उस पर आपको इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कई सारे डिसिप्लिन को बना के हमारा इकोनॉमिक्स बनता है। मतलब यहाँ पे आपको सोशोलॉजी भी स्टडी करनी पड़ेगी, ह्यूमन साइकोलॉजी भी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, रिसर्च और जो साइंस है आपकी उसको भी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको स्टैटिक्स को भी स्टडी करना पड़ेगा। तब जाके मतलब आप जो इकोनॉमिक्स से डिसीजन ले पाओगे। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यह है कि यहाँ पर मल्टीपल डिसिप्लिन जो होते हैं उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे मैथ को भी स्टडी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको स्टैट्स भी यूज करनी पड़ेगी, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर एक चीज को वो बार बार कंज्यूम करता रहेगा तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, या अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ दिस थिंग्स, इन केस ऑफ इमरजेंसी, दिस थिंग्स वॉन्ट बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये हमें साइकोलॉजी को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ये चीजें एप्लीकेबल होंगे, अगर ऐसा होता है तो ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? इमरजेंसी के केस में सब लोग उल्टा सोचते हैं कि अगर कल को मान लो कोई चीज नहीं मिली, तो शॉर्टेज हो गई, तो मतलब लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। दुकानदार भी प्राइस इंक्रीज करते हैं क्योंकि उसको पता है कि कल को मान लो अगर ये लोग नहीं आए हमारे पास तो मेरा तो सामान पड़ा रह जाएगा। जब मेरा सामान महंगे में बिक रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं तो महंगे में बेचूंगा, सस्ते में क्यों बेचूंगा। ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में क्या था, लोगों ने पुराना सामान भी नए उसके हिसाब से बेचा था, उन्होंने बोला कि पीछे से ही महंगा आ रहा है, बताओ क्या करें हम। तो ये चीजें मतलब आपके इसमें आ जाती हैं। तो नेचर समझ आ गया आपका। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि मतलब आपके जो भी बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको आप फुली एलोकेट करोगे। आप देखोगे कि भाई किस तरीके से आप सही तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करो और देखो कि उसको सही तरीके से यूज किया जा सके। इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, मतलब आप जो इकोनॉमिक थ्योरी और जो प्रिंसिपल हैं उनको आप यूज करो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और आप ये भी देखें कि हमारे बिजनेस की जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, कैसे उनको जो सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हर कंपनी यही चाहती है कि भाई हम जो बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी जो बिजनेस की प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर सके, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है आपसे मिलने वाला जो प्रॉफिट है उसको हम
मतलब अगर एक कंपनी को प्रॉफिट जब रहेगा तो कंपनी बाकी चीज़ों के बारे में सोच पाएगी। तो यहाँ पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं कि हर कंपनी यही चाहती है कि भाई देखो, अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस में जब तक मेरे पास दो पैसे नहीं बचेंगे, मेरे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, तब तक मैं काम कैसे करूँगा। तो मेरा मेन मोटिव ही क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, जिन लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा लगा रखा, जो इन्वेस्टर है मेरी कंपनी के, मैं उनके बारे में सोचूं। क्योंकि अगर मान लो मेरे पास पैसा आ रहा है लेकिन मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, तो वो भी गलत है ना। प्रॉफिट तो एक शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी ठीक नहीं है। आप ये सोचो, कस्टमर को नुकसान होता है, होने दो। इन्वेस्टर को नुकसान होता है, होने दो। इंप्लॉय को नुकसान होता है, होने दो। बट मुझे फायदा होना चाहिए। तो ऐसे में तो आप लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना है तो आपको कस्टमर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपको जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो सबके बारे में सोचकर ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट ओरिएंटेड बिजनेस डिसीजन मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेस डिसीजन लेना, ताकि आप अप्रोप्रिएट यूज कर सको, अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सको। नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, देखो जितने भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होते हैं वो हमारे प्रैग्मेटिक इन नेचर होते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि ये जो हमारे बिजनेस प्रॉब्लम होती हैं वहां पे एप्लीकेशन ओरिएंटेड होती हैं। एप्लीकेशन ओरिएंटेड मतलब रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं और रियल लाइफ में रियल सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिसीजन नहीं लिए जाते। आपकी जो रियल प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से डिसीजन लोगे। अब आपके सामने क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है आपके, उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे। मान लो मैंने आपको ये बोला कि भाई, आपको मैंने समझा के भेजा कि भाई पहले आप ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये वाले मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी। पहले मैंने आपको बताया था कि डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन जब आप डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो आपको पता चला भाई इसमें टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। तो अब आप क्या करोगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि भाई आप उसको छोड़ दो, अब आप किसी दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाओ। ठीक है, तो यहां पर यही चीज हमारी इसमें होती है कि रियल लाइफ से रिलेटेड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके डिसीजन होते हैं, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे। ठीक है, तो यहां पर हर एक जो मैनेजमेंट है वो क्या चाहती है, इट ट्राइज टू सॉल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग। हमारी जो डे टू डे लाइफ के जो बिजनेस प्रॉब्लम होती हैं, डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना एक इफेक्टिव वे में, ताकि रिसोर्सेज भी हमारे यूटिलाइज हो सके और हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। क्या इंपॉर्टेंस होती है, बिजनेस डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेगा। नॉलेज ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब आपको रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना है, इस चीज को कौन मतलब यूज करेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको बताएगा। नेक्स्ट, इट हेल्प द मैनेजर और ओनर टू डिजाइन द अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर सुटेबल बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये चीज भी आपकी जो वो इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज यूजफुल इन प्लानिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, कि फ्यूचर में आपको क्या डिसीजन लेना या आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, ये चीज आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स बताएगी। ठीक है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड मॉनिटर प्रॉफिट बाय डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो और वहां पर आप ये देखो कि भाई कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये चीज मतलब जो आप यहाँ से देख सकते हो, आप ये चीज देख सकते हो कि हमारे बिजनेस में कितना कितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो आप ये देखो भाई कॉस्ट कितनी आ रही है, बेनिफिट कितना आ रहा है। अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बेनिफिट कम आ रहा है, तो उसको आप छोड़ दो। अगर कॉस्ट कम आ रही है, बेनिफिट ज्यादा है, तब आप उसको कंटिन्यू करो। ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें आ सकती है। फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प करेगा कि ताकि हम अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके प्रेजेंट में, ताकि हमारा फ्यूचर में क्या रहने रहने वाला है। इट हेल्प्स टू सेट अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर वेरियस प्रोडक्ट बाय यूजिंग अवेलेबल प्राइसिंग टेक्निक। आप प्राइस को सेट करोगे,
भाई प्राइस तो आपको सेट करना पड़ेगा कि भाई प्राइस कैसा रहने वाला है आपके प्रोडक्ट का, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। इट हेल्प्स टू एनालाइज इफेक्ट ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द बिजनेस एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। अब गवर्नमेंट ने मान लो कोई डिसीजन लिया कि भाई गवर्नमेंट ने बोला आपको भी ये चीज़ें करनी है, अब उसके हिसाब से आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें आपकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू डिग्री ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म बाय यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक टूल्स। आपके बहुत सारे इकोनॉमिक टूल्स हैं, उनको यूज करके आप बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे बिजनेस को, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, हमारी हेल्पफुल रहती है हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज में, बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। देखिए क्या बताता है, स्कोप क्या क्या होता है हमारा, यूज क्या क्या रहता है इसका। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, मतलब आपके मार्केट में क्या क्या डिमांड है, क्या क्या सप्लाई है, इस चीज में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, आप कितने सामान को कहां पर प्रोडक्शन करें, टीपी, एपी, एमपी, और आपकी कॉस्ट कितनी रहने वाली है, मतलब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, आपके एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो ये सारा आप एनालिसिस करोगे। मतलब इकोनॉमिक्स में जो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे वो सब उसका स्कोप है। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग टेक्निक, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है, कौन सा प्राइसिंग टेक्निक्स है, कौन सी मार्केट में प्राइस डिटरमाइन कैसे करोगे, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। इसके साथ साथ फोरकास्टिंग एंड कवरेज ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मतलब आप रिस्क को जो वो कवरेज करो और आप ये फोरकास्ट करो पहले से ही कि फ्यूचर में आपका रिस्क कितना रहने वाला है, अनसर्टेनिटी आपके क्या क्या रहने वाली है। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपकी इन्वेंट्री किस तरीके से होनी चाहिए, कितनी अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री रखोगे आप, ताकि अप्रोप्रिएट आप बिजनेस के डिसीजन ले सको। इसके साथ साथ मतलब एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एलोकेट करोगे, आप ये देखोगे कि भाई आपके जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से आप अपना यूज करने वाले हो। ठीक है। सही तरीके से अगर आपने बिजनेस के रिसोर्सेज को एलोकेट किया है तो ही आप आगे बिजनेस में सही तरीके से मूवमेंट कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बिजनेस में मूवमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लो पैसा है, ठीक है, अब आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है, मान लो ए, बी, सी, दीज आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू यू दैट कैन यूज बाय द अवेलेबल मनी। इस मनी को यूज करके कौन से प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप, किसी ने आपको बताया कि भाई ये प्रोजेक्ट है, आपने आंखें बंद करके पैसा लगा दिया उसमें, नहीं। आपको क्या करना है, मान लो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, ए, बी, सी, तो तीनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, इवेल्युएट करना है, फिर आपको डिसाइड करना है विच वन इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट योर मनी, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट उसमें इन्वेस्ट होने वाला है। अब मान लो भाई आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है, अब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि भाई मैं घर खरीदूं या फ्लैट खरीदूं। हाँ, तो उसमें मुझे जो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जो इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, मुझे जो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब मैं खाली फ्लैट ले लूं तो फ्लैट में कोई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है, और अगर मैं मान लो मैं प्लॉट लेके मैं अपने उस पर बनवाता हूँ तो उसमें पॉसिबिलिटी आपके हिसाब से रहे, उसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। अगर मान लो खाली प्लॉट लेके आप बनवाते हो तो उसको अपने तरीके से बनवा सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है आपको। अगर मान लो फ्लैट ले लिया तो फ्लैट में तो आप मतलब चेंजेस करवाना फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है। तो वहां पर हर एक चीज के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, देखना पड़ता है आपको कि भाई कौन सी चीज कहां पर कैसे है, आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, और कौन से ऑल्टरनेटिव्स को यूज करके आप बेस्ट टू बेस्ट यू डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या फर्क होता है। इकोनॉमिक्स अलग होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग होती है। इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी टर्म है और बिजनेस इकोनॉमिक्स एक छोटा सा पार्ट है। जैसे हम बोले ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये हमारा जो है वो इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे बिजनेस की ही प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसका जो स्कोप है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि हम अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, बाकी चीजों से तो हम डील ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत वाइडर टर्म है, उसमें इकोनॉमी एज अ होल लेके बात करेंगे। हमारे जैसे लाखों फॉर्म्स हैं जिनके साथ में, जिनको मिलाकर आपकी पूरी इकोनॉमी बनी है। आपकी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को बात करोगे तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को बात करो, लेकिन जब पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो वहां पर फिर आप जो है वो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट द इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक्स गिव द पर्टिकुलर थ्योरी। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स क्या है, पर्टिकुलर थ्योरी देती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स उसको यूज करती है। ठीक है। पूरी इकोनॉमी पे पहले थ्योरी बनेंगी,
उन थ्योरी को यूज किया जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में। मतलब हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी जनरेट करती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स उसको यूज करती है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इन नेचर और जो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इन नेचर है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम को स्टडी कर रहा है और वो इंडिविजुअल उसको जो है वो, लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो वो मैक्रो इन नेचर है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द थ्योरी लाइक प्रॉफिट, बट द इकोनॉमिक्स डील्स विद द थ्योरी लाइक प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब ये हमारा जो अकेले का प्रॉफिट कितना है, ये इन सब बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों से डील करता है, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट वगैरह, ये इन सब चीज़ें, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट कितनी आई, रेवेन्यू कितना हुआ, ठीक है, हमारा ये जो बिजनेस की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी, ये चीज़ें। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पर पूरी इकोनॉमिक्स का वेजेस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, उसका पूरे यहाँ पर हम जो है ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। वहां पे हम प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, वहां पे हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। ठीक है, कि हमारी नेशनल इनकम क्या है और किस तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की हमारी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किया। सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स को अगर हम बात करें तो वहां पर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो जो वर्ड डिराइव हुआ है वो आपका ग्रीक वर्ड माइक्रो से डिराइव हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल थिंग्स। और जो मैक्रो है वो मैक्रो से डिराइव हुआ है और जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। ऑब्वियसली बात है कि इंडिविजुअल की मैं बात करूंगा, माइक्रो की बात करूंगा तो वो छोटा, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी स्टडी द इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ ए इंडिविजुअल फर्म। मतलब इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे इन द नेशनल इकोनॉमी। मतलब ये हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में एक छोटी सी फर्म है। जब हम छोटी सी फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम, उसकी जो डिसीजन, उसके रिसोर्सेज, उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर यूनिट रेदर देन द ऑल द यूनिट कंबाइंड। मतलब यहां पर एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करेंगे, पर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करेंगे जो कि हमारा बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही है। इसमें कौन कौन से डिसीजन आते हैं आपके, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी जाएगी, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, फैक्टर प्राइसिंग क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल, स्टडी ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कहां पर है, कैसे वो डिसीजन ले रही है, किस चीज का प्रोडक्शन कर रही है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और उसकी जो वो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करेगा, इट इज एग्रीगेट, एग्रीगेट होता है जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है इसमें। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो है जैसे नेशनल इनकम एंड आउटपुट हो गया आपका, जनरल प्राइस लेवल हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी हो गया, मतलब मनी की वैल्यू कितनी है हमारी फॉरेन कंट्री में। ठीक है, कितनी वैल्यू पे करी जाएगी अगर हम बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी इकोनॉमी लेवल की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, इंप्लॉयमेंट क्या है आपका, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्टस क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करोगे। मतलब इसमें ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसका प्रोडक्शन कितना है, उसकी कंजम्पशन कितनी है, उसकी टोटल सेविंग कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये इन सब चीजों के बारे में बात करोगे। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं अपनी प्रॉब्लम, मेरी खुद की इनकम कितनी है, खुद का मतलब जो है कंजम्पशन कितनी है, और किस तरीके से मैं पैटर्न को यूज कर रहा हूं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। क्या है? ये वाला कप ले जाओ फिर। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। लेकिन मैं पूरी फैमिली की बात कर रहा हूं, मेरी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम क्या है और उसमें किस किस तरीके से मैं डील कर रहा हूं, तो वो सारा क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज द नेशनल इनकम एंड ग्रोथ। मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा पर्पस है वो क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, पूरी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है उसको इंक्रीज करना और देखना उसकी ग्रोथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं।
लेकिन जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो इंडिविजुअल एंड कंपनीज के बारे में बात करेंगे कि इंडिविजुअल की प्रॉब्लम क्या है, कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, उस कंपनी की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्कोप मैक्रो का ज्यादा होता है, एग्रीगेट होता है, बड़ा होता है, और यहां पर इसका स्कोप जो होता है वो छोटा होता है। यहां पर हम इकोनॉमी लेवल की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है इकोनॉमी की। यहां पर हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी में कितने गुड्स की डिमांड है, कितने गुड्स की सप्लाई है, मनी सप्लाई कितनी है, पैसा किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड कितनी है, मनी की डिमांड कितनी है, फॉरेन कंट्री की फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी है, तो वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन यहां पर क्या है, हम इंडिविजुअल बिजनेस की बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। यहां पर माइक्रो में हम क्या बात करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। मतलब मान लो मैं कोई पेन बना रहा हूं, तो पेन की डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, कितना कौन कौन से फैक्टर है, लोगों की इनकम कितनी है। लेकिन जब मैं मैक्रो की बात कर रहा हूं, एक पूरी इकोनॉमी में कितना गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, कितने गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और कैसे हमारी जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो रही है। तो ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाएंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एक एंटायर इकोनॉमी की बेटरनेस के लिए, कि भाई हमारा जो एंटायर इकोनॉमी है उसको बेटर कैसे किया जाए, उसके रिसोर्सेज को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। लेकिन जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपने और अपनी कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ पे प्रमोट एग्रीगेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, और मनी सप्लाई, मनी कंट्रोल, ये सारा आपका जो वेज रेट और आपका इंटरेस्ट रेट, वो सब आपका है। मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह सब एग्रीगेट लेवल की बनती है ना, वो इंडिविजुअल के हिसाब से थोड़ी बनती है। ऐसे ही माइक्रो की जब आप बात करोगे तो माइक्रो में क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, और प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस, और पैकेजिंग वगैरह, ये सारी चीजें मतलब जो वो आपकी माइक्रो लेवल पे आ जाएंगे। मतलब छोटे लेवल पे आपका जो प्राइस, मतलब प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, तो वो सारी इसमें आ जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कमियां क्या होती हैं। एडवांटेज पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, फीचर पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ कमियां क्या रहती हैं। देखो, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, तो आप उसको एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि भाई ये चीजें ऐसे हो सकती हैं, लेकिन एक्यूरेट वही हो, ये कोई जरूरी नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो लोगों ने अंदाजा लगाया भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीज होगी वो चीज होगी, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोविड आ गया। ठीक है, अब जितने भी ये महात्मा वगैरह होते हैं कि भाई हम फ्यूचर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, क्या किसी को कोविड नहीं दिखा। ठीक है, तो भाई हमारा जो है ये चीज़ें इसमें आते हैं, जितने भी पंडित वगैरह थे, ये सब जो चीज़ें थी, क्या किसी ने नहीं बताया कि भाई कोविड मतलब जो है ऐसा होगा, कोविड आएगा और उसमें इतनी चीज़ें हमारी आएंगी। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट सिंस द लॉ लैक डिफाइंडनेस। मतलब जैसे कई सारी चीज़ें मतलब हमारी ऐसी होती है जिसको हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर अपनी लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें जो सिनेरियो आज है, कभी ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमें कल का ही नहीं पता कि भाई कल को क्या होगा, तो हम वही वाली बात है ना, लोगों को ज़िंदगी का भरोसा नहीं, साल भर का अचार डाल लेते हैं। ठीक है, मतलब हमें कल का भरोसा नहीं कि भाई हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, लोग साल भर का अचार डाल लेते हैं कि भाई हम अगले साल तक इस आम पापड़ को खाएंगे। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू चेक द स्कीम ऑफ द सोशल बेटरमेंट और सोवर्जिनिटी रेमेडीज ऑफ द इकोनॉमिक इल्स। मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी हम इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए हम काम करते हैं, लेकिन कहना और करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम कह देते हैं भाई हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन जब अब प्रॉफिट की बात आती है तो हम सोचते हैं चल छोड़ना, हमने ठेका ले रखा है पूरी जिंदगी भर का। ठीक है, तो वहां पर फिर हमारा ये काम आ जाता है। अब कोई सोचो, मतलब वैसे हम कहते हैं भाई सोशल, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए। लाओ मैं कहता हूँ लाओ 1 लाख रुपए दे दो मुझे। क्या बोलोगे, है ही नहीं। ठीक है, मतलब होंगे तब भी नहीं, होंगे तब भी हम 10 बार सोचेंगे, अरे यार मतलब इसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, इतने इतने में तो मेरे 10 काम हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर मेरी ये चीज रहती है, इट कैन नॉट गिव एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, ठीक है भाई, इंडिविजुअल लेवल पे तो आप ठीक है भाई काम कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल के बेसिस पे पूरी इकोनॉमी के डिसीजन लेना, it is not a accurate decision. An individual industry may be flourish, but the economy as a whole
मे बी लैंग्वेजिंग। देखो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में छोटे छोटे लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। देखो जब इकोनॉमी लेवल की आप बात कर रहे हो तो हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं वहां पे। हमें कौन पूछ रहा है वहां पे इकोनॉमी की जब आप बात कर रहे हो तो? मतलब किसी ने आपके आपसे आके पूछा कि भाई आपकी इनकम कितनी है? कोई नहीं पूछता है। तो वहां पर जो इंडिविजुअल है उसको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है जब हम मैक्रो को स्टडी करते हैं। मैक्रो में फिर सारे इंडिविजुअल्स को मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट मतलब उसमें आ जाता है। वहां पे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहता है, इंडिविजुअल चीजों को आपका इग्नोर कर दिया जाता है। वहां पे फिर आपकी मेजोरिटी मेजोरिटी देखी जाती है। ठीक है, इट इज एन इंडिविजुअल वेलफेयर विच इज मेन एम ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट एग्रीगेट हो सके और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।